हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। कैसे हैं आप? और अब मैं रोज़ आपको ये नहीं कहूँगी कि मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, क्योंकि मैं अपनी पेड क्लासेस में भी जाके केवल और केवल यही कहती हूँ, गुड इवनिंग। इसके अलावा और कुछ नहीं कहती हूँ। उसके बाद उनसे बात करती रहती हूँ। तो भाई सबसे पहले आज जो है मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं शुरू करने क्या वाली हूँ। आप लोगों को नोट्स जो हैं, आज है 25 तारीख, और आप लोगों को नोट्स जो है वो हमने दे दिए थे 20 तारीख में ही, टेलीग्राम पर डल गए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उन नोट्स को जो है वो पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। अब आप लोगों को आज से क्या पढ़ाना शुरू करना है। क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे आप इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, एन ओवरव्यू फ्रॉम बिगनिंग टू प्रेजेंट। बिगनिंग से लेकर आज तक का एक इंडियन राइटिंग का ओवरव्यू। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जब आप सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? आपको पता है ना कि इंडिया जो है, इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि कॉलोनियलिज्म से झुलस रहा था भारत हमारा। ये जो इंग्लिश में लिखा जाना है ना, ये ऐसा नहीं है कि शुरुआत से लोग ये सोचते थे कि हमें तो स्वैग मारना है, शो ऑफ करना है। ना 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 ना। तो चलो, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की कहानी मेरी जबानी, चलो स्टार्ट करते हैं। अर्ली फाउंडेशंस। सबसे पहले 1800 से 1900, हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग। चलो मेरे साथ चलो। हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश begins not as a literary movement. It did not begin as a literary movement. ये कोई ऐसा नहीं था कि बैठे बैठे ख्याल आया चलो इंग्लिश में लिखते हैं। ना ना ना। इट वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। आपको पता है भारत जो है वो गुलाम था। किसका? अंग्रेजों का। अब मैकॉलेस मिनट ऑन एजुकेशन, लॉर्ड मैकाले ने एक फेब सेकेंड 1835 में उन्होंने एक मिनट ऑन एजुकेशन जो है वो he presented a minute on education, and in it he advocated that the medium of English, medium of communication should be English, medium of instruction should be English. schools में instruction जो पढ़ाने का मीडियम होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। क्यों? टू प्रमोट इंडिया, टू प्रमोट इंग्लिश कल्चर। ये लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में मिनट ऑन एजुकेशन जब प्रस्तुत किया, एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि भाई द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश टू प्रमोट इंग्लिश वैल्यूज, इंग्लिश कल्चर अमंग द यंग माइंड्स ऑफ इंडियंस। भारतीयों के दिमाग में ये करने के लिए। और मिशनरी स्कूल्स जो हैं वो खुले। मेरी मम्मी बताती थी कि जब वो छोटी थी तो जो है मतलब मेरी मम्मी तो जो है आज़ाद भारत में ही पैदा हुई थी, मगर वो बताती जो मिशनरी स्कूल्स थे तो उनमें जो बच्चे वगैरह पढ़ा करते थे तो उनको जो है ना वो अपने आप को औरों से थोड़ा हटके और थोड़ा सुपीरियर माना करते थे। और ये मिशनरी स्कूल्स क्यों खुले थे? ये मिशनरी स्कूल्स खुले थे, इनका पर्पस ये था कि इंग्लिश को लोगों के बीच में, इंग्लिश को लोगों की सेकंड स्किन बना देना, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर देना। तो इंग्लिश जो है ना एक तरीके से इट बिकेम अ लैंग्वेज ऑफ मॉडर्निटी, रिफॉर्म एंड इंटेलेक्चुअल मोबिलिटी। लोगों को ये यकीन दिला दिया गया इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश यू डोंट नो एनीथिंग। और इंडियन राइटर्स ने इंग्लिश पहले तो शुरू करी एस्से लिखने में, स्पीचेस में, ट्रांसलेशन में, पोइट्री में। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जब हम कभी भी कोई चीज़ लिखना शुरू करते हैं ना, या हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली पहले हम किसी ना किसी को अपना मॉडल मानते हैं, हम उसकी नकल करते हैं। सेम यही चीज़ थी जब इंग्लिश में हमारे भारतीय राइटर्स ने व्हेन दे स्टार्टेड राइटिंग, their writing bore the imprints of romanticism, imagery and reformist zeal. और कहते हैं ना कॉलोनाइजर कि हम एक टेम्पेस्ट में, आपको अगर याद हो, आपने सबने टेम्पेस्ट पढ़ी होगी, कैलिबान जो है ना वो प्रॉस्पिरो से कहता है कि द बेस्ट थिंग दैट यू टॉट मी टिल डेट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज। नाउ आई कैन अब्यूज यू इन योर लैंग्वेज। कहते हैं ना कि टेम्पेस्ट जो है वो शेक्सपियर का जो है कॉलोनियलिज्म को और इंपीरियलिज्म को सही ठहराता हुआ प्ले है।
तो इन द सेम वे हमारे जो भारतीय राइटर्स थे वो भी जब रिफॉर्म लाना चाहते थे और वो लोगों को उठाना चाहते थे, लोगों को कुछ बताना चाहते थे, पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे, तो ऑब्वियसली वो अपनी नेटिव लैंग्वेज से वो नहीं पहुंचा सकते. तो दे स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश just to let others know, yes, we are a very rich country culturally, and you must know about our culture as well. पोइट्री एंड प्रोज इन द फॉर्मेटिव फेज. देखिए, शुरुआत की बात करते हैं कि हमारे सबसे पहले जो नाम आता है, अगर हम बात करें, अगर आप इंडियन राइटिंग पढ़ रहे हो और हेनरी लुई विवियन देरोजियो का आपने नाम नहीं सुना तो बड़ी गलत बात है यार. सुनो, उन्होंने भी नहीं दिया मगर तुम सुनो. हेनरी लुई विवियन देरोजियो, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायरन एंड शेले. हमारे जो शुरुआत के राइटर्स थे वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे? बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बायरन एंड शेले. बायरन के बारे में जानते हो ना, मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो. भाई देखो, बायरन और शेले जो हैं, जूलियन एंड मेडालो पोएम भी लिखी है, शेले ने कंपोज करी है. दोनों एक ही थैली के चट्टू बट्टू थे और उनके लिए एक कॉन्सेप्ट भी आया, बायनिक हीरो. और बायरन एंड शेले दे वर डाई हार्ड रोमांटिक्स. तो वो रोमांटिक एरा जो था ना, रोमांटिक एरा की खूबियाँ क्या थी? रोमांटिक एरा का जो ब्रिटेन का रोमांटिक एरा था, 19th सेंचुरी प्रिसाइजली, उसमें क्या था? एस्केप टू नेचर, एस्केप फ्रॉम रियलिटी, गो एंड सीक रिफ्यूज इन नेचर. वर्ड्सवर्थ, ही वॉज रोमांटिक पोएट. मगर ये सीनियर रोमांटिक थे. ये जो है ये यंगर रोमांटिक्स थे. वो जो है वो ओल्डर रोमांटिक्स थे, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो है वो ओल्डर रोमांटिक थे. कीट्स, बायरन, शेले ये यंगर रोमांटिक्स थे. तो इनका बात भी अलग है. इनको तो वैसे भी सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री से में इनको कहा गया, क्योंकि ये किसी प्रकार के नियम कानून नहीं मानते थे, बायरन और शेले. तो भाई बात ये है कि हेनरी लुई विवियन देरोजियो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बायरन एंड शेले. उन्होंने सबसे पहले इंडो एंग्लिकन पोइट्री लिखी और उन्होंने ना एक वर्क लिखा था, फ़कीर ऑफ जंगीरा. इसमें उन्होंने नलिनी और फ़कीर की कहानी बताई है. नलिनी जब उसको विडो हो जाने के बाद उसको उसके पति के साथ जलाने, पति की चिता के साथ जलाने का प्रयास किया जाता है, तो फ़कीर जो है उसको बचाता है. बट अल्टीमेटली द फ़कीर वॉज किल्ड बाय द मॉब एंड नलिनी ऑल्सो डाइड. तो ये है तो पोएम एक एक सैड पोएम है, मगर कहीं ना कहीं एक रिवोल्ट पोएम है कि सती प्रथा को और उसको गलत दिखाती हुई और एक अपनी आवाज़ पहुंचाती हुई पूरी इंडियन जो सोसाइटी है कि इंडियन कि हम भी इंग्लिश में लिख सकते हैं और हम भी वो प्रभाव छोड़ सकते हैं. फिर हमारी आती हैं तोरूदत्त जी. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग जो हैं वो शुरू कर रहे हैं. तो हम ना इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो इस समय शुरुआत से चीज़ों को कर रहे हैं कि हमारा भारतीय राइटर्स ने क्या मतलब कैसे लिखना शुरू करा था. दैट यू ऑल नो कि भाई हमारा जो वी डिड नॉट स्टार्ट राइटिंग मतलब we did not start writing in English just to prove ourselves that we are very modern and all that. We started writing in English after the minute of education that was presented by Macaulay, and he insisted that the medium of instruction should be English so that people may know the cultural values of England. मगर भाई बाद में ये जो है वो रिफॉर्म की लैंग्वेज होगी. अब हम बात करते हैं तोरूदत्त जी की. ये इनकी डेथ बहुत जल्दी हुई, मगर इन्होंने ना एंशंट बैलेड्स, लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इन्होंने ना इंग्लिश ऑडियंस को, और एक इनकी ये तोरूदत्त जो है और कजूरना ट्री जो है जिन्होंने लिखा, उन्होंने ना एक बेसिकली इन्होंने, ये बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी और ये एक इंग्लिश ऑडियंस को इन्होंने इंडियन थीम्स प्रेजेंट करी थी. राजा राममोहन रॉय जी को हम ये मानते हैं ये कोई क्रिएटिव राइटर नहीं थे. आपने राजा राममोहन रॉय जी का नाम सुना है ना, सबने सुन रखा है ना राजा राममोहन रॉय जी का नाम. वो एक क्रिएटिव राइटर नहीं थे क्रिएटिव राइटर. फिर क्यों उनका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में नाम दिया है? इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने एक फाउंडेशन सेट करी थी. उन्होंने पैम्फलेट्स लिखे थे सती पर, सती प्रथा के विरुद्ध, प्रेस फ्रीडम,
सोशल रिफॉर्म, दैट इज वाई ही वॉज नॉट अ क्रिएटिव राइटर। अब आपके दिमाग में आएगा क्रिएटिव राइटर कौन होते हैं? क्रिएटिव राइटर वो होते हैं जो कल्पना की उड़ान लेते हैं भाई, जो रियलिटी जैसी है वैसी लिखते हैं, वो क्रिएटिव राइटर नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं माइकल मधुसूदन दत्त की। इन्होंने ब्लैंक वर्स और एपिक स्ट्रक्चर के साथ काफी जो है वो प्रयोग करे। अगर बात करें रमेश चंद्र जी की, तो इन्होंने रामायण और महाभारत को इंग्लिश मेट्रिकल फॉर्म में, अब आपके दिमाग में आएगा कि रामायण महाभारत को क्या, भाई रामायण और महाभारत, आप यहां पर एक चीज देखो, रामायण और महाभारत जो है ये हमारे एपिक, प्राइमरी एपिक्स। आप जानते हैं प्राइमरी एपिक किसे कहते हैं? प्राइमरी एपिक वो होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिनमें कई कहानियां जो हैं, एक हीरो की कहानी होती है, और ये इन कहानियों को एक राइटर जो है उनको लिख, प्राइमरी एपिक उसे कहते हैं कि जब जो कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, जब एक राइटर उन कहानियों को इकट्ठा करके लिख देता है तो उसे प्राइमरी एपिक जो है वो कहा जाता है, क्योंकि उसमें वो अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग नहीं करता है। तो रामायण और महाभारत वो बेसिकली हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर भाई होमर के इलियड पे लोग गर्व करें, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट पे गर्व करें, तो हम कैसे दिखाएंगे कि हम भी उतने ही कल्चरली रिच है, कि हम तुमसे कहीं आगे हैं? रामायण और महाभारत जो हमारे एपिक्स हैं, एपिक क्या होता है? महाकाव्य, अ पोएम विच इज अबाउट अ हीरो हु इज ऑफ नेशनल वैल्यू। और जो ये एपिक्स होते हैं ना, ये दीज एपिक्स टेल द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा। एपिक्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ कहानियां नहीं होती हैं, वो उस समय की हिस्ट्री को बताती हैं। when we recite these poems, or when we read these poems, we get to know about the culture, about the rich culture of our country, and these poems are our cultural heritage, and we must know about these poems. तो भाई एक बात है, हम अपनी कल्चर को हम ही पूज लें, हम ही उनको सराह लें, ऐसा तो नहीं होता है ना। दैट मस्ट बी नोन टू अदर्स एज वेल। तो कैसे पहुंचाओगे दुनिया तक अपनी बात को? दुनिया तक कैसे पहुंचाओगे? उस भाषा में पहुंचाओगे जो सबको समझ में आती है, इंग्लिश। इसीलिए रमेश चंद्र दत्त ने रामायण और महाभारत को किस में ट्रांसलेट करा? इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। इंग्लिश मेट्रिकल फॉर्म और इंडोलॉजिकल एंगेजमेंट, जिससे बाहर के लोग भी पढ़ें, उन्हें भी पता चले कि भारत के लोग भी कल्चरली बहुत रिच है। इंडिया इज नॉट द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स ओनली। चलिए, इस एज के यानी कि जो शुरुआत है 1800 से 1900 के, क्या क्या फीचर्स हैं? ये जो काल था ना, शुरुआत करी थी, तो इसीलिए ये दैट वाज मोर इमिटेटिव। ओरिजिनल कम था, इमिटेटिव ज़्यादा था। डिक्शन कैसा था? रोमांटिक। बिब्लिकल टोन है, ऐसा लग रहा है जैसे बाइबल से कहानियां ली गई हैं। ओरिएंटल सेटिंग्स, अब एक ये टर्म आया ओरिएंटल, आप समझते हैं ओरिएंटल सेटिंग्स? ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड का ये दिया हुआ भी है। पहले मैं आपको ओरिएंटल बता देती हूँ कि क्या होता है, ये यही तो चीज़ें बतानी होती है। कमिंग फ्रॉम या बिलोंग टू ईस्ट, जो पूर्व को बिलोंग करते हैं, पूरब को बिलोंग करते हैं, उन्हें कहते हैं ओरिएंटल सेटिंग्स। ओरिएंटल जो है, ओरिएंटल मतलब जो पूर्व के देशों के बारे में बात की, तो यहाँ पर ओरिएंटल ईस्टर्न कहते हैं कि भाई ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे हो तो वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कल्चर। और जब आप ओरिएंटल वर्ड बोलते हो ना, तो दैट इज ईस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कंट्रीज। इंग्लिश फॉर्म्स में कल्चरल एक्सप्रेशन जो है दिए हैं। इंडो एंग्लिकन आइडेंटिटी बताई है, बिगिनिंग ऑफ इंडो एंग्लिकन आइडेंटिटी। अब आता है दूसरा फेज हमारा, ठीक है। अब दूसरा फेज क्या है? द नेशनलिस्ट एंड आइडेंटिटी फॉर्मिंग फेज। अब 1800 से 1900 का जो फेज था, यानी कि लगभग 100 साल तो हमें खुद को ये बताने में लग गए कि हम इमिटेट करते रह गए।
अब इमिटेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो उसके बाद को कि देखो भाई, एक चीज है कि मैं मैसेज तो है, आर्ट किससे सीखते हैं, लाइफ को देख के ही सीखते हैं। मगर उसके बाद आता है अरे बहुत हो गई नकल, अब कुछ ओरिजिनल भी कर लें। आप लोग एक चीज चीज देखी होगी, अगर आप लोग कभी भी आप मिमिक्री आर्टिस्ट को देखते हो, मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाती कुछ समय बाद। अगर कोई अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग कर रहा है या अक्षय कुमार की मिमिक्री कर रहा है, तो लोग उनको ना एक मिमिक आर्टिस्ट के रूप में ही जानते हैं, उनकी अपनी पहचान नहीं रहती। और इवन इफ दे ट्राई टू जो है कार्व एन आइडेंटिटी फॉर देमसेल्व्स, तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो बहुत लंबे समय तक अगर आप केवल नकल ही करते रहोगे ना किसी की, तो को कहते हैं ना कि बरगद के नीचे छोटे पौधे नहीं पनपा करते, वही चीज हो जाएगी। अगर आप सिर्फ नकल ही करते रह जाओगे, ओरिजिनल कुछ लाओगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपकी अपनी कोई पहचान रहेगी ही नहीं। इसीलिए 1900 से 1947 में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का उदय हुआ, एक डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ लिटरेचर। द फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम इमिटेशन, जैसे मैंने बताया अभी कि यहां पर अभी तक तो हम जो इंडियन राइटर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ इमिटेट कर रहे थे, यहां से इमिटेशन से सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, या हम भी कुछ हैं, हम में है दम बाकी पानी कम, हम में है दम बाकी पानी कम, मतलब ऐसा उन्होंने नहीं सोचा होगा ये मेरा वो है। तो उन्होंने जो है इमिटेशन से सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, कि हम क्या सोचते हैं, क्यों हम उनको इमिटेट करते रहे। नेशनलिज्म, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, विलेज लाइफ, गांधीयन पॉलिटिक्स, ये सब देखने को मिला। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अरे आप इस समय की बात करें और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात ना करें, गीतांजलि, ऐसा कोई नहीं है जिसने गीतांजलि का नाम ना सुना हो। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने गीतांजलि जब लिखी है ना, गीतांजलि क्या मतलब पोएम्स हैं भाई वो। गीतांजलि जब लिखी तो उन्होंने ना मिस्टिसिज्म, ही ब्लेंडेड मिस्टिसिज्म, लिरिसिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म। अब ये टर्म समझिए, ये यूनिवर्सलिज्म क्या होता है। यूनिवर्सलिज्म का मतलब होता है कि जब आप कोई पोएम लिखते हैं और वो केवल सिर्फ इंडियंस को ही ना छुए, वो उसकी जो थीम है ना, वो सबको ऐसा लगा अरे ये तो मेरी कहानी है, ये तो मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ या करती हूँ, उसे यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। एंड पोइट्री हैज अ पावर। लेकिन आप यूनिवर्सलिज्म लाओगे कैसे, अनलेस यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनाइजर्स। उनकी इंग्लिश पोएम्स जो हैं, उन्होंने उससे उनको पूरा दुनिया में पहचान मिली। उसके बाद औरबिंदो, उन्होंने सावित्री जो है ये फिलोसॉफिकल एपिक्स लिखे, सावित्री, जिसमें उन्होंने बताया कि हम कितने कल्चरली रिच है, वी इंडियंस आर कल्चरली रिच and we are writing our culture in English just to show that we are culturally rich, and just to let others know as well that we are culturally rich. Or not only Western countries are culturally rich, we are. अरे हैं भैया, जब तक खुद को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा कैसे होगा। सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इन्होंने मेलोडियस सेंसुअस लैंडस्केप, आपने सबने पढ़ी है ना, पैलिंक्विन बियरर्स, क्या पोएम है भाई। उसके बाद आया एक नॉवल का युग, ये पोएम्स हैं, फिर नॉवल का आया। आप ये देखिए, आजादी से पहले भारत के में सबसे बड़ी खराबी क्या थी, दैट इंडिया वाज अ कास्ट रिडन सोसाइटी। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू कास्ट सिस्टम, the Varna system, and the people who belong to the lowest strata, the untouchables, they were treated as scum of earth. और इस समय एक इंडियन नॉवल का जब राइज हुआ तो ट्रियो आया, मुल्कराज आनंद जी आए, जिन्हें कहा जाता है कि he was the champion of the underdogs. Untouchable लिखी, कुली लिखी, Two Leaves and a Bud लिखी, and he was very much influenced by the philosophy of Mahatma Gandhi, Marxism and Dostoevsky.
He was, although he was also called a propagandist, people believe that whatever he wrote only uh, he wrote from from a distant point of view, or you can say that एक कहावत होती है ना कि जाके पैर ना पड़ी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई. तो people used to call Mulkraj Anand a propagandist. Why? Because he had never experienced those pangs of untouchability that he had shown in his novel The Untouchable. The Untouchable is a story of a sweeper boy, and at the end of the story he was offered three solutions to remove the stigma of untouchability. तो बात ये है कि जो इस स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं, द सो कॉल्ड अनटचेबल्स, मतलब जिनको तब माना जाता था, दे वर नॉट एबल टू कनेक्ट विद मुल्कराज आनंद. वाई? क्योंकि उन्हें लगा था जितना उन्होंने शो किया ना, हम उससे कहीं ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं. ये 1937 का बात है. आप अगर आप जो है अक्कार माशी या जो शरण कुमार लिम्बरे को पढ़ेंगे, देन यू विल रियलाइज द हॉरर्स ऑफ अनटचेबिलिटी. तो मुल्कराज आनंद को चैंपियन ऑफ द ऑप्रेस कहा जाता. उस समय ये भी लिखना एक बहुत बड़ी चीज़ थी. आज अगर लोग उनको प्रोपेगेंडिस्ट या कुछ भी कहते हैं तो बात अलग है. उनके बाद आए हमारे राजा राव जी. राजा राव जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन फिलॉसफी. और उन्होंने अपनी एक नॉवल कंठपुरा जो है उसमें गांधी हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड एज अ कैरेक्टर, बट हिज इन्फ्लुएंस is felt throughout the story. राजा राव जी फिलोसफिकल थे, मिथिक थे, बहुत ज़्यादा गांधीयन फिलोसफी को मानने वाले थे. एंड ही यूज्ड टू राइट इन पुराणिक स्टाइल. ही was the first person who wrote in Indianized style. उन्होंने इंग्लिश को इंडियन फॉर्म में लिखा है. और इंग्लिश को इंडियन फॉर्म में लिखना मतलब इमीडिएट कनेक्शन. आर के नारायण, मिडिल क्लास रियलिज्म. आर के नारायण हमें क्यों पसंद आते हैं? आर के नारायण जी को हर मिडिल क्लास आदमी ना अपने आप को आर के नारायण जी से जोड़ लेता है. आप लोगों ने मालगुडी डेज अपने बचपन में देखा होगा. उसमें ता ना 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 वो है ना, म्यूजिक आता है उसमें. तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि उसमें जो कैरेक्टर्स है ना वो यूनिवर्सल अपील रखते हुए कैरेक्टर्स है. उनका जो मालगुडी है ना, दैट इज द माइक्रोज्म ऑफ सोसाइटी. एवरी कैरेक्टर presents one or the other person of the society. We feel connected to those characters. We feel that it is our story that has been pinned down by R.K. Narayan. तो हम उनके साथ कनेक्ट क्यों होते हैं? मे बी द पीपल हु बिलोंग टू द अपर क्लास और हु हैवंट gone through all these things they may not be able to connect with R.K. Narayan, but every middle class person will connect with R.K. Narayan. Those tiny things or those petty things, जैसे जो मालगुडी डेज में था ना कि आप सबने वो मालगुडी डेज में देखा होगा कि जो वो कैरेक्टर्स है ना, वो कैरेक्टर्स बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे ही आसपास का कोई कैरेक्टर है. तो वो चीज़ ह्यूमर, आयनी, सिंप्लिसिटी. आप हम गाइड जो जिस पर एक मूवी भी बनी है देवानंद जी की, गाइड को देख के ना हमें पता है कि कितने ठग होते हैं कई बार कितने लेकिन जब लास्ट में राजू की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है तो कहते हैं कि वो है कि वी फील विद दैट पर्टिकुलर. स्वामी एंड फ्रेंड्स, अब इस फेज की हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस फेज का जो कैरेक्टर्स है वो ये है कि इसमें सोशल रियलिज्म है. इंडियननेस को असर्ट करा गया. यस, वी आर इंडियंस, वी डोंट वांट टू इमिटेट. हम अपने कल्चर पे बहुत गर्व करते हैं भैया, और वो दिखाएंगे कि वी आर कल्चरली रिच. और फोकलोर्स यानी कि कहानियां जो है वो किस्से कहानियों को इसमें जोड़ा गया है. उसके बाद बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस. जब भारत आजाद हो गया, भारत माता की जय बोलो. बोलते क्यों नहीं हो? मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे बोलना.
भारत माता की जय। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। मेरे पास इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आपको मैं ये क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए भी हैं। और जब ये पार्ट ख़त्म होगा, मतलब कि मैंने यही सोचा है कि जैसे जैसे मैं अब देखूंगी किस तरीके से क्वेश्चंस की जो है मैं करवाऊंगी आप लोगों को, कि एक राइटर करा के फिर क्वेश्चन करा दूं, जैसा भी ये कराती जाऊंगी। ठीक है, जैसे अभी ये भी पढ़ा रही हूँ, इसके भी क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछूंगी, और मैंने से क्वेश्चन तैयार भी कर रखे हैं अभी। बस मैं आपको, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। जैसे मैं ना पढ़ाते हुए अपनी क्लासेस में मेरा एक तरीका है कि मैं स्टूडेंट्स को सारी चीज़ रिकॉल करा देती हूँ। और रिकॉल कराने का मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं स्टूडेंट से ना पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछती हूँ। तो भाई अब आप लोग भी आए हो मेरी जिंदगी में आप बाहर बन के, तो आप लोग भी गाना जो है मेरा सुनिए, और इसके साथ मुझे जो है आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है जो मैं अभी पढ़ाया है, द कल्चरल कॉन्सिक्वेंस दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश according to the sources was primarily due to A, the rise of nationalist movements in the late 19th century, B, Macaulay's Minute on Education and the expansion of missionary schools, C, the publication of Gitanjali, D, the establishment of the mythical town of Malgudi। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, हालांकि यही क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में दे भी रखे हैं। मैं आपको नोट्स में ये क्वेश्चन दिखाऊं तो मैंने जहाँ तक पढ़ा दिया, मैं देखूँ मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया है। मेरे पास इसके 9 क्वेश्चन हैं, जो आप जो है इसमें फटाफट जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है ना, वो उसके जवाब भी दे सकते हो, और मैं फटाफट आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेती हूँ। मैं बोल बोल के करूँ, ये देखो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के साथ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं? क्वेश्चन ये है, द कल्चरल कॉन्सिक्वेंस दैट मार्क द बिगनिंग, ये मुझे अपना ये धुंधला धुंधला सा क्यों दिख रहा है? The cultural consequence that marked the beginning of the history of Indian writing in English according to the sources were primarily due to, बताइए क्या है? क्यों इंग्लिश जो है वो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, क्यों, वाई इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश केम इन टू बींग? जवाब दे पा रहे हो ना? इसका सही आंसर है बी, द आंसर इज बी। सही जवाब है मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन। ये सारे आपके नोट्स में ये क्वेश्चन लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना आप। Which early Indo-Anglican poet, influenced by Byron and Shelley, wrote the Fakir of Jahangira, blending revolutionary zeal with Indian themes? बताओ, आपको सबको पता है, अभी बताया था मैंने कि अगर आपने इंडियन लिटरेचर पढ़ा और उसके साथ आपने ये ना पढ़ा तो क्या पढ़ा? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है सी, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। सही जवाब दे रहे हो वैसे तुम। अरे मैं क्या कर रही हूँ, सी। Question number 3. Though not primarily a creative writer, this individual set the intellectual foundation of modern Indian prose through pamphlets on subjects like Sati and press freedom. औरबिंदो, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या आर के नारायण? तो आप इसे पढ़ते ही समझ गए होंगे, इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। ये कोई क्रिएटिव राइटर नहीं थे, लेकिन उन्होंने सती प्रथा, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन पर लिखा था। The general features of the earliest phase of Indian writing in English, यानी कि 1800 से 1900 तक, रोमांटिक डिक्शन, ओरिएंटल सेटिंग्स, ये सब तो था। और इनको, लेकिन इस फेज की राइटिंग को क्या माना जाता है? फिलोसफिकल एंड मिथिक, मोर इमिटेटिव देन ओरिजिनल, कैरेक्टराइज्ड बाय मैजिक रियलिज्म, असर्टिव ऑफ इंडियननेस। तो आपको पता है कि जो ये पहला 100 साल का पीरियड है, ये इमिटेटिव ज़्यादा था और ओरिजिनल कम था। और अभी एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ बस, उसके बाद फिर अपना बैक टू वो पढ़ाऊंगी पहले, फिर उसके बाद, क्योंकि ये पहले ख़त्म करूंगी। विच वर्क बाय रविन्द्रनाथ टैगोर पब्लिश्ड इन 1912 brought global recognition to Indian spirituality through its blend of mysticism and lyricism? तो विच वर्क बाय रविन्द्रनाथ टैगोर,
तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कौन सा वर्क था भाई जिसमें एक यूनिवर्सल जो है वो थीम थी, और ये आपको सबको पता है, दैट इज गीतांजलि। तो ये था मेरा आज का अभी का ये वाला जो मतलब मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछने थे, और अब मैं फिर अपने नोट्स पे आ जाती हूँ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना आप जो पढ़ रहे हो ना, ये मैं बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ जैसे कि आप को मैं जैसे अपने पेड क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, एलटी वाले, यूपीटी जीटी पीजीटी वाले। चलिए आगे अब मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्निस्ट टर्न के बारे में बता देती हूँ। अब हमें आज़ादी मिल गई, हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद हो गए भैया, चलो 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 आज़ाद हो गए। और आज़ादी के मिलने के बाद क्या हुआ, 1947 से 1980 तक, 1980 तक, इंडिपेंडेंस के बाद हमें आज़ादी मिल गई। नाउ वी आर फ्री। अब पहले जब तक आज़ादी नहीं मिली थी, आज़ादी दो आज़ादी दो, अब आज़ादी मिल गई, अब क्या करें। देखो 1900 से 1800 से 1900 तक क्या था, इमिटेट कर रहे थे। 1900 से 1947 तक असर्शन, अपने आप को बताना, पैंग्स ऑफ फ्रीडम। और फिर उसके बाद नेशनलिज्म से आइडेंटिटी आ गई, कि अब जो है नेशनलिज्म से कहाँ पहुंच गए हम, आइडेंटिटी पे पहुंच गए। आइडेंटिटी पे पहुंचने के बाद क्या हुआ जी, बताओ बताओ क्या हुआ। अब अर्बन एलिनेशन, शहर बसे, लोग शहरों में रहने लगे। शहरों में रहने के साथ क्या हुआ, सबसे पहले जब व्हेन पीपल कहते हैं ना कि जब लोग गांव छोड़ के शहर में आए, तो सबसे पहले जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करा वो था अर्बन एलिनेशन। अब इस चीज को बताने वाले कौन है, हमारे निसिम एस्केल, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। इन्होंने आयरनी, आप आयरनी समझते हैं, आयरनी का मतलब होता है कि जब हम सिचुएशन कुछ और होती है, उसका सरफेस मीनिंग कुछ और होता है, और लिटरल मीनिंग, सरफेस मीनिंग और रियल मीनिंग अलग अलग होते हैं। कोलोक्वियलिज्म, डे टू डे लैंग्वेज, अर्बन थीम्स, इनका एक बहुत फेमस वर्क भी है, नायपॉल्स इंडिया एंड माइन। इन्होंने ये सब चीज़ें बर्दाश्त करी थी। ही वॉज अ बेन इजराइलेट पर्सन, वो बेन इजराइलेट थे, भारत के ही होते हुए पीपल डिड नॉट कंसिडर हिम इंडियन, तो वो एलिनेशन उन्होंने झेला। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट कमला दास। कमला दास आइडेंटिटी, ये इनको सिल्विया प्लैथ से इनको कंपेयर किया जाता है, कमला दास जी को कंपेयर करते हैं सिल्विया प्लैथ से, सिल्विया प्लैथ से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये एक कन्फेशनल पोएट थी। ये इनकी एक स्टोरी थी, इनकी एक पोएम, मतलब एक ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज माय स्टोरी और अंत्य कथा, जिसने आजकल कहते हैं ना वायरल हो, अगर ये आज के समय वायरल हो जाती है, और भयंकर जो है, क्योंकि कन्फेशनल पोएट थी। उसके बाद A.K. रामानुजम, इन्होंने हाइब्रिडिटी, इन्होंने कल्चरल मेमोरी हाइब्रिड, जयंत महापात्रा, अरुण कोलकातकर, इन सब ने जो है मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन की है। अगर हम बात करते हैं कि चेंजिंग इंडिया में नॉवल की अगर बारे में अगर हम बात करें, तो चेंजिंग इंडिया में नॉवल में सबसे पहले हमारे खुशवंत सिंह जी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो पार्टीशन के ट्रॉमा के बारे में बताता है। मनोहर मालगांवकर, भाभानी भट्टाचार्य, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, इन सब ने जो है नॉवेल्स को लिखा। इस थीम क्या है, सबसे ज्यादा भ्रम टूटना, अर्बन डिसइल्यूजनमेंट। आजादी के बाद आइडेंटिटी में डिसइल्यूजनमेंट का मतलब क्या होता है, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन की थीम बताई खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान में। अर्बन डिसइल्यूजनमेंट का मतलब ये होता है कि भाई लोगों का भ्रम, लोगों को लगा था हम शहर जाएंगे, वील बी हैप्पी देयर, वील अर्न आवर लाइवलीहुड, एंड थ्रू मटेरियलिस्टिक गेन्स वी विल बी एबल टू अचीव वट एवर वी वॉन्ट टू। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि होता क्या ना कि when you try to find out so many things you lose yourself. That same happened with the people of this phase as well. Search for the self, who are we? Post colonial reconstruction, ये ट्रॉमा में थे। पोस्ट कॉलोनियलिज्म को ऐसे समझो, भाई अंग्रेज थे, सालों अंग्रेजों ने राज करा,
कोई तुम्हारे घर में आकर रहे, तुम्हें पसंद नहीं है वो व्यक्ति, मगर तुम कुछ समय बाद यूज टू हो जाओगे और अचानक वो लोग चले जाए, क्या होगा? एक वैक्यूम आ जाएगा ना। और जो लोग पैदा ही उस समय हुए जब अंग्रेजों का शासन था, तो वो तो बेचारे, उनको तो उनका तो आइडेंटिटी जो है, एक आइडेंटिटी इश्यूज उठ गए कि भाई हम किस चीज को फॉलो करें। तो वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक, कहते हैं ना कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है अंग्रेजों के जाने के बाद, ऐसा नहीं है कि लोग उस कल जो अंग्रेजों के जाने के बाद आज़ाद भारत के बिल्कुल वो अडेप्ट कर लिया था, नहीं। क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर आप किसी चीज़ के प्रेशर में रहते हैं, तो अचानक से जब वो प्रेशर हट जाता है ना, तो उसमें के अकॉर्डिंग भी शरीर को बनाने में बहुत समय लग जाता है। दैट सेम हैपेंड विद द पीपल ऑफ दिस एरा एज वेल। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आया हमारा पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट कॉलोनियल बूम। तो यहाँ पर आपको मैं एक पॉइंट बताऊंगी। सलमान रश्दी जी का नाम आप सबने सुन रखा होगा। सलमान रश्दी जो हैं, जिन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा, इन्होंने मैजिकल रियलिज्म एक टर्म यूज करा, मिडनाइट चिल्ड्रन, जो 1947 को जब आज़ादी मिली तो रात के 12 बजे जो बच्चे पैदा हुए, तो उनके बाद मैजिक रियलिज्म जो वर्ड है ना, ये कॉइन करा है। रियलिज्म और मैजिक दोनों को ब्लेंड कर देना, मैजिक को और रियलिज्म को, यथार्थवाद को और मैजिक को ब्लेंडिंग, मैजिक रियलिज्म जो है वो टर्म सलमान रश्दी के लिए, सलमान रश्दी ने इसे फेमस करा है। अब उसके बाद ये हमारा आज का यहाँ तक वो हुआ। अब हम जरा मॉडर्न वाले वो भी ले लेते हैं, और मॉडर्न वाले राइटर्स को हम लेके बस उसके बाद में आप लोगों को कंटेम्प्रेरी फेज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो कंटेम्प्रेरी फेज है, यानी कि जो इस समय चल रहा है, सबसे पहले ग्लोबल इंडियन आइडेंटिटी। आज के समय में हम भारत को एक नए लेंस से दिखाना चाहते हैं। माइथोलॉजी को लिखा जा रहा है नए तरीके से, कास्ट, जेंडर और मेंटल इश्यूज को कंसिडर किया जा रहा है। आज हमारे देश के बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्हें अलग अलग, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको पुरस्कार जो है वो मिल रहे हैं। ये ओवरऑल फीचर है, और अब हमारा लिटरेचर बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है। तो ये तो हुआ, मैंने जो आपको बताया कि ये था हमारा हाउ इंडियन लिटरेचर केम इनटू बीइंग। अब नाउ लेट्स स्टार्ट, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, और आर के नारायण जी को स्टार्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसे मैं कंप्लीट करूँगी। तो आर के नारायण जी के बारे में बात करें, और आर के नारायण जी के बारे में बताने से पहले मैं आप सबको एक पी पूछना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी कि इनके वर्क्स तो जो है मैं आपको है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, बचपन का मालगुडी डेज का वो गाना याद आया? ता ना 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 ना, याद आया? तो मैं आपको सबसे पहले मालगुडी के बारे में बताना चाहूँगी। आर के नारायण जी और मालगुडी, वो एक रीजनल नॉवलिस्ट थे। रीजनल मतलब जो एक रीजन के बारे में लिखता है, वो एक रीजनल नॉवलिस्ट थे। इन्होंने ना एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन बनाया, जो पूरी सोसाइटी को ऐसा लगता है अरे ये तो मेरे ही घर के पास ऐसे व्यक्ति रहते हैं। आर के नारायण जी का जो मालगुडी है ना, जैसे हार्डी का था वेसेक्स, उसी तरीके से इनका, ये एक रीजनल नॉवलिस्ट है। इन्होंने ना विजयादशमी पर, सितंबर 1930 में, विजयादशमी पे, ये सब दिया हुआ है इसमें, विजयादशमी पे उन्होंने मालगुडी को सोचा। मालगुडी जो है ना, पहले वो एक रेलवे स्टेशन बनाना चाहते थे, मतलब रेलवे स्टेशन का नाम रखना चाहते थे मालगुडी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ना वो पूरा का पूरा जो है ना वो एक टाउन बना दिया उन्होंने। तो इट वाज क्रिएटेड ऑन विजयादशमी, जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताई है ये चीजें। और ना ये एक पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है, पोर्टमोन्ट्यू था मतलब कंबाइन करना। मालगुडी दो से मिलके बना है, मल्लेश्वरम और ये है बेंगलोर की, ये दो लोकेलिटीज़ हैं, मल्लेश्वरम और एक ये बसावन गुडी। तो मल और गुडी,
तो मालगुडी बनाया। ये टाउन जो है ना, मतलब इस टाउन के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे जैसे इमेजिनेशन में कहते हैं ना कि ये टाउन किसके द्वारा बसाया गया, एक फिक्शनल ब्रिटिश राइटर फ्रेडरिक लॉले के द्वारा, जिसमें उन्होंने बहुत सारे विलेजेस वगैरह को बसाया। तो एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। मालगुडी के तंग गलियां, उसके वो उसके मकान, ट्रेडिशनल हाउसेस, याद करो कई साल पहले के अपनी नानी के और उनके घर के हाउस। मुझे याद है मेरी नानी का घर बिजनौर में है, तो वहाँ के मुझे याद है जब हम लोग वहाँ जाया करते, घर तो आज भी वही है मगर चेंजेस बहुत हो गए उसमें, मामा वहीं पे रहते हैं बिजनौर में। तो जब हम लोग जाया करते थे ना उसमें, ट्रेडिशनल हाउसेस की बता रही हूँ, तो जब आप हाउस पे आप घर में हम एंटर करते थे तो सबसे पहले बहुत बड़ा चबूतरा होता था, फिर एक राजा महाराजाओं के जैसा एक गेट होता था जिसमें कीलें लग रही होती थी। हम अपने नाना जी से पूछते भी थे ये कीलें क्यों, तो कीलें लगी हुई होती थी। फिर उसमें एक कोर्टयार्ड आता था, फिर अंदर एक दरवाजा आता था, फिर उसे खोलते थे एक बहुत बड़ा सा आंगन होता था। आंगन के इधर के और इधर के घर बने कमरे बने हुए होते थे, और एक एक दीवार इतनी मोटी होती थी, आप ये मान के चलिए कि 1000 1500 गज में तो 2 4 कमरे बने हुए होते थे। तो वो, और इतनी मोटी मोटी दीवारों वाले जिससे आज 4 दीवारें बन जाए, तो वो चीज़ है ना, वो ट्रेडिशनल हाउसेस। तो मालगुडी की तंग गलियां, वो ट्रेडिशनल हाउसेस, और मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन, ईस्ट एंड वेस्ट का क्लैश, ये सारा कुछ हमें किस में देखने को मिलता है, मालगुडी में। दैट इज वाई मालगुडी इज कॉल्ड द माइक्रोज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। ऐसा लगता है हर जगह एक मालगुडी है। तो आर के नारायण जी के बारे में बात करते हैं, तो ये पहली बात, ही इज अ रीजनल नॉवलिस्ट। उनकी बात चली है तो बेसिकली हम उनके बारे में बात करेंगे तो वो उनके रीजन मालगुडी के बारे में बात करेंगे। आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव, ये एक त्रिमूर्ति हैं इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट की। नारायण जो हैं, देखो राजा राव जो हैं, अगर एक एक करके, मुल्कराज आनंद द चैंपियन ऑफ द अंडरडॉग्स, उन्होंने बेसिकली जो अंडरडॉग्स थे उनकी कहानी बताई है, अनटचेबल्स की, और उन्होंने ऑप्रेस्ड लोगों की कहानी बताई है। राजा राव जी जो है उन्होंने इंडियननेस लाया है। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, एंड ही actually he presented Indian philosophy in his novels. But when we talk about, and at times it becomes difficult as well to understand some of the works of Raja Rao, like the Cat and Shakespeare. But when we go through the novels of R.K. Narayan, which just bask in the glory of that middle class life, तो वो जो है ना इन्होंने नारायण जो है उन्होंने ही क्रॉनिकल्ड मिडिल क्लास लाइफ, स्मॉल टाउन रियलिटीज, बड़ी प्यारी प्यारी सी कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, एवरीडे इंडियन एग्जिस्टेंस। इनके जो नॉवेल्स हैं, पहली चीज इनकी जो लैंग्वेज है, सिंप्लिसिटी। मालगुडी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। He introduced his fictional town Malgudi in his debut novel Swami and Friends. The question is, मालगुडी सबसे पहले कौन से नॉवल में आया था? स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फिक्शनल टाउन इन हिज डेब्यू नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स। नारायण, आर के नारायण की वर्क्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो लेट्स डिस्कस अबाउट, अभी सबसे पहले अब हम स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये उनका 1935, भारत तब आज़ाद नहीं हुआ था दोस्तों, ये गुलाम भारत में ही लिखा गया था। दैट, ये जो नॉवल है ना, ये मालगुडी के क्रिएशन के बारे में था। एक छोटा सा फिक्शनल टाउन, साउथ इंडियन टाउन, जो बाद में उनके मोस्टली नॉवेल्स की सेटिंग जो है वो बन गया। एक कहानी में एक स्कूल लाइफ दिखाई है स्वामीनाथन की, जो है स्वामी, और स्वामी, उसके दोस्त राजम, मणि। याद करो अपने स्कूल डेज को, टीचर से कॉन्फ्लिक्ट्स होना, पिट भी जाना, डंडे खाना और फिर मुस्कुराना, ठीक है। तो इसके बाद एक पॉलिटिकल फर्मेंट,
नारायण ने इसमें दिखाया है कि एक बहुत जेंटल ह्यूमर उन्होंने इसमें स्वामीनाथन, राजम और पहली बार मालगुडी को प्रेजेंट करा गया है। इसमें उस नॉवल में उन्होंने एक नॉस्टैल्जिक टोन रखी है, जैसे पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। और इसके बाद इससे आगे की कहानी मैं सुनाऊंगी आपको, इससे आगे, क्योंकि भाई अभी मुझे बेसिकली आप लोगों को इंडियन राइटिंग इन बीइंग के बारे में बताना था, तो मैं अभी काफ़ी जो है इसको अभी इनको लेते हुए फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मुल्कराज आनंद जी के बारे में बताऊंगी। अनीता देसाई है, अमिताभ घोष है, अरुंधति रॉय है, इन सब के बारे में मुझे बताना है, तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये कैसी लगी आपको मेरी पहली क्लास? आई होप कि आपने एंजॉय किया, और मिलते हैं